हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोरोना से रिलेटेड एक एंगल जो था कोरोना का कल्चर वाला एंगल। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना का एक और एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना का बायोलॉजिकल एंगल। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें कोरोना से रिलेटेड बायोलॉजी कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोरोना आने के बाद, इस वायरस के आने के बाद किस तरह के सिम्टम्स देखे गए लोगों में और किस तरह की वैक्सीन्स डेवलप करने की कोशिश की गई। इंसान के बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, जो इसका एक इम्यूनिटी मैकेनिज़्म होता है, उस मैकेनिज़्म के ऊपर भी हमने बहुत कुछ जाना। तो इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने लायक हैं। तो चलिए पहले इसको चालू करते हैं। तो ये पहला बायोलॉजी वाला जो एंगल है उसको चलिए आज डिस्कस करते हैं इस सेगमेंट में। सो पहला इशू जो इससे रिलेटेड था वो ये कुछ ऐसा था, WHO डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज ए पैंडमिक। तो दोस्तों हमको ये जानना पड़ेगा यहाँ पर कि जब WHO किसी बीमारी को पैंडेमिक डिक्लेयर करता है तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उसके बाद उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले एक बीमारी आउटब्रेक के हिसाब से उसको डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में वो पहले फैल जाती है। सपोज फॉर एन एग्जांपल इस केस में ये वुहान से चालू हुई, चाइना के वुहान सिटी से। तो उस टाइम में उसको आउटब्रेक डिक्लेयर किया गया। उसके बाद वो ना एपिडेमिक स्टेज में आ जाती है, जब ये एक लार्जर पॉपुलेशन में फैल जाती है। वुहान से निकलकर ये बीमारी चाइना के अलग अलग पॉपुलेशन में स्प्रेड हुई। उसके बाद जाके इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है, जब ये देश से निकलकर दुनिया में फैल जाता है। तो ऐसे ये बीमारी जो है 3 स्टेजेस देकर जाती है, और ये चौथा स्टेज जो है, एक और स्टेज है जिसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक, पैंडेमिक के बाद ये बीमारी जो है एंडेमिक में कन्वर्ट होती है, जब पूरे साल के दौरान एक रीजन में ये बीमारी नोटिस की जाती है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मलेरिया हुआ। मलेरिया ये जो है ये थ्रू आउट द ग्लोब फैला हुआ है, लेकिन हर रीजन में एक जैसा नहीं है। कुछ रीजन में, जैसे ट्रॉपिकल रीजन की कंट्री हुई, वहाँ पर वो ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन साल भर वो कभी ना कभी निकल के आता है लोगों में। सो ये सारी इससे रिलेटेड इश्यूज़ थी। प्रीवियस पैंडेमिक्स जो थे, अब 2009 में ही, अभी रिसेंटली 2009 में आपने देखा, अगर किसी ने नोटिस किया हो, सो H1N1 इन्फ्लुएंजा वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, उसने लोगों को हैरान कर रखा था। सो ये उसका एग्जाम्पल था। तो दोस्तों उसके बाद जो इशू न्यूज़ में था वो था रोल ऑफ सोप इन कोविड-19। जब से कोरोना न्यूज़ में है, हम लोग 2 कॉमन चीज़ें सुनते आ रहे हैं। एक हो गया हैंड सैनिटाइज़र और एक हो गया सोप। अब आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूं कि हैंड सैनिटाइज़र अच्छा है या सोप अच्छा है, इस दोनों में से आपको एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? और फ्रेंड्स बिलीव मी, आप सोप को अगर चुनोगे सो यू वोंट बी इन अ लॉस। सोप जो साबुन है, साबुन से हाथ धोना हैंड सैनिटाइज़र से हाथ धोने से कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। तो इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। हाउ डज़ वॉशिंग विथ सोप हेल्प गेट रिड ऑफ कोरोना? कोरोना में ऐसा होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा ये कोरोना का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। आप देखिए इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर कोरोना सोप कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ना स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स के वजह से इसका नाम पड़ा है कोरोना, एज इट लुक्स लाइक द क्राउन ऑफ एन एम्परर। एक सम्राट के मुकुट की तरह दिखता है, इसीलिए इसका स्पाइक्स जो हैं वैसे अपीयर करते हैं, इसीलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। सो ये जो है ये एक लिपिड एनवेलप है जिसके ऊपर ये स्पाइक्स वगैरह हैं। अब इसका मतलब ये बनता है कि इसके अंदर ना इसका जेनेटिक मटेरियल है। आपने मेरे ख्याल से जैसे लीची देखा होगा, लीची का जो स्ट्रक्चर है उसके
कवर को, उसके छिलके को अगर हम लोग उतार दें, उसके बाद ना उसके अंदर जो चीज़ निकलती है, जो फ्रूट होता है, फ्लैशी थिंग, वो दैट इज़ कंज्यूम्ड। यहाँ पर कोरोना में वैसा होता है, ये जो लिपिड एनवेलप होता है उसको अगर हटा दे तो इसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि कोरोना को उसका स्ट्रक्चर देता है और उसको उसकी लाइफ देता है। अब सोप में होता ये है, सोप जब हम लोग हाथ में साबुन लगा के उसको पानी डाल के घिसते हैं, उसमें से झाग निकलता है, फोम। तो उस फोम में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखी है ना। उसमें एक होता है हेड, उस सोप के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब दैट इज़ वाटर लविंग, और जो टेल होता है वो ओलियोफिलिक होता है, दैट इज़ ऑयल लविंग। ओके, तो जब भी हम लोग साबुन से हाथ धोते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें क्या होता है, ये जो हेड, इसका जो टेल होता है ना, ये टेल उस कोरोना वायरस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाता है, ऐसे जैसे हम लोग कील लगाते हैं दीवार में, वैसे ही घुस जाता है। और वो ना एक क्रोबार इफेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, एक क्रोबार इफेक्ट जनरेट करता है। और वो क्या करता है, कोरोना के स्ट्रक्चर को ना ऐसे खोल के रख देता है। जैसे आप लोग लीची को चीरते हैं या तो उसको उसके छिलके को उतारते हैं, वैसे ये इसको खोल के रख देता है। एज ए रिज़ल्ट ये जो कोरोना है, ये कोरोना मर जाता है, ये कोरोना मर जाता है। और एज ए रिज़ल्ट हम लोग उसके बाद जब पानी से हाथ को धो लेते हैं तो कोरोना के जो डेड वायरसेस वगैरह हैं, डेड बॉडीज़ हैं स्पेशली, वो पानी के साथ हमारे हाथों से चली जाती है। तो इसीलिए ये जो साबुन से हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। दोस्तों नेक्स्ट वाला इशू था रैपिड टेस्टिंग। अब ये रैपिड टेस्ट क्या है, व्हेन ए पैथोजन एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी लाइक वायरस, बैक्टीरिया, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर रिलीज्ड। ये बहुत ही नेचुरल मैकेनिज्म होता है। अगर शरीर में हम लोग देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, यू मस्ट बी नोइंग इट, इट इज़ द स्किन ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, दैट इज़ द वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। अगर एक पैथोजन अगर बॉडी में घुसने की कोशिश करता है तो ये WBCs होते हैं जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। ये मैकेनिज्म आपको पता होगा। रैपिड टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सच एंटीबॉडीज़। तो अगर एक इंसान के ऊपर रैपिड टेस्ट किया जाए तो उसके बॉडी में अगर किसी वायरस ने हमला किया होगा तो उसकी बॉडी में डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुई होंगी। तो रैपिड टेस्ट में वो पता चल जाएगा कि इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मिली, मतलब इसको किसी वायरस ने हमला किया था। सो इजीली डिटेक्ट हो सकता है वेदर ही इज़ बीन अफेक्टेड विद अ डिजीज़ और नॉट। यू सी द नेक्स्ट वन, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब ये थेरेपी जो है, किसी इंसान को ऑलरेडी कोरोना हुआ था, वो इंसान उससे रिकवर कर गया। आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू सेंस। उसमें से वो रिकवर कर गया। रिकवर करने के बाद उसके बॉडी से फिर क्या किया जाता है ना, उसका जो ब्लड का सैंपल है वो लिया जाता है। ब्लड से ना वो जो प्लाज्मा वाला पार्ट उसको निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको दूसरे किसी पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। सो होता ये है, इसको ना एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है, इसको एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है और वो उस डिजीज़ से बेसिकली अपने आप को बचा सकता है, वो ठीक हो सकता है। सो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये इसीलिए न्यूज़ में थी फ्रेंड्स। अब आप अगला इशू देखो, ये डील करता है किसके साथ ना, सेप्सिस के साथ। What is sepsis? It is a life-threatening organ dysfunction caused by body's immune system overreacting in response to an infection। मतलब जो पिछले वाला इसको इशू डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही किसी पैथोजन ने हमला किया, बॉडी ने एंटीबॉडीज़, एक इंसान ने एंटीबॉडीज़ जनरेट की उसके बॉडी के अंदर। अगर ये ओवर रिएक्ट कर जाता है, अगर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो अगर अनरेगुलेटेड वे से बननी चालू हो जाती हैं, ओवर रिएक्टिव वे से बननी चालू हो जाती हैं, सो दिस ओवर रिएक्टिव टॉक्सिक रिस्पॉन्स कैन लीड टू टिश्यू डैमेज। अगर हर चीज़ में नॉर्मल सी अच्छी होती है, अगर एबनॉर्मली कोई चीज़ बढ़ जाती है बॉडी में तो वो क्या कर जाती है, इट विल लीड टू टिश्यू डैमेज, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू डेथ।
तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर बॉडी के अंदर वो जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर जाए, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने लगे, राइट। व्हाट आर द कॉजेस, लाइक पैथोजेंस लाइक वायरस, फंगस एट्सेट्रा, दीज आर द कॉजेस, इसके लिए ये ज़्यादा बन जाता है। ऑल्सो कॉज्ड बाय निमोनिया, वुंड इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इबोला, येलो फीवर, इनके दौरान भी ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी। सो दैट वाज रिलेटेड टू सेप्सिस। चाइना आपको पता ही है, वो तो वायरस का एक मतलब एक घर बन चुका है, वहाँ से जितने सारे पुराने वायरस सब वहीं से निकल रहे हैं। ओके, तो एक कोरोना के बाद एक नया वायरस उसने बनाया था या बन गया था, भगवान जाने। सो इट वाज हंता वायरस विच वाज विच एमर्ज्ड फ्रॉम चाइना अगेन। सो ये कहाँ से इवॉल्व हुआ था? यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। व्हाट वर द एजेंट्स? दिस टाइम द एजेंट्स वर रॉडेंट्स। जब कोरोना हुआ था तो उसमें एजेंट्स किसको देख रहे थे हम लोग? आइदर इट वाज बैट, इट वाज कैमल एंड सो। इस तरह के एजेंट्स जो हैं वो हम लोग मान रहे थे कि हाँ ये कोविड-19 कोरोना के ये एजेंट हो सकते हैं। लेकिन हंता वायरस के लिए ये एजेंट्स वगैरह क्या थे ना, रॉडेंट्स, चूहे वगैरह। अगर कोई इंसान चूहे के यूरिन, फिशेस मतलब उसके एक्सक्रीटा या तो उसके सैलिवा, तो उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको ये हंता वायरस अटैक कर सकता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या थे? फीवर, बुखार आना, फटीग, थकान आना, मसल एक मतलब मांसपेशियों में तनाव आना, दुखना, चिल्स, एब्डोमिनल पेन्स वगैरह, ये सारे न्यूज़ में थे हंता वायरस। सो आई हैव एन आइडिया। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये कोविड-19 के बायोलॉजिकल एंगल को आज डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक आई एम मेकिंग यू सेंस। सी द नेक्स्ट वन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, NCDC, ये न्यूज़ में था। इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। इट इज़ अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, इसके बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा। इसके बाद वाला जो इशू था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसमें ये डिस्कस कर रहा है क्या? इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट सॉलिडारिटी ट्रायल। ये क्या था बेसिकली? इट वाज अनाउंस बाय WHO। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अनाउंस किया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से। फ्रेंड्स, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि एग्ज़ाम में जो सारे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चंस में वो कैसे आते हैं और क्या क्या आने के चांसेस हैं, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन सॉलिडारिटी ट्रायल से आए तो सीधा क्वेश्चन यही बन सकता है कि किसने इसको अनाउंस किया था। इट वॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है। मैं यहाँ पर किसी तरह के कोई तरह के प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। ये सारे आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो सारे बना रखे हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये वीडियोज़ आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जामिनेशंस में। चलिए, सो इसको अनाउंस किया किसने ना? WHO ने। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फाइंड आउट विच ट्रीटमेंट आर मोस्ट इफेक्टिव टू ट्रीट कोरोना, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा एक मेडिसिन थी जिसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन US गवर्नमेंट ने, मीन्स स्पेसिफिकली US के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज़ इफेक्टिव ऑन कोविड-19। ये कोरोना में को ठीक करने के लिए ये क्लोरोक्विन इम्पॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो लोगों ने क्या किया, इसको सुनते ही मेडिकल स्टोर में दौड़ गए और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अपने घर में लाके स्टोर कर लिया। सो इस तरह उसके बाद तो ये जो है वो शेड्यूल H1 ड्रग्स के अंडर में उसको डाल दिया गया और आज के डेट में आप इसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते हो। ये गवर्नमेंट का इंटेंशन था उस टाइम में। लेकिन उसी लाइन में कुछ मेडिसिन्स थी जो सारी कोरोना को ठीक करने में वो मददगार हो सकती थी। फर्स्ट इन लाइन वाज रेमडेसिविर। ये एक मेडिसिन थी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग थी। लोपिनाविर एंड रिटोनाविर, ये दोनों ड्रग भी न्यूज़ में थी। आई रिपीट अगेन फ्रेंड्स दैट ये सारी मेडिसिन के नाम आपको थोड़े माइंड में रखने हैं, बिकॉज यही सारी मेडिसिन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरफेरॉन बेटा एंड क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सो ये चारों मेडिसिन के नाम थोड़े माइंड में रखिएगा, राइट। एंड सॉलिडारिटी ट्रायल। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब कोरोना के अगेंस्ट में फाइट में BCG वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल बन गया। जब कोई वैक्सीनेशन
दी जाती है बॉडी को, तो उसमें क्या होता है, एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप करती है बॉडी। छोटे बच्चों को जब BCG दिया जाता है तो वो क्या करता है, एक तरह के वायरस के अगेंस्ट में वो क्या करता है, अपने बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप करता है, राइट। जैसे कि BCG में क्या होता है, BCG कंटेन्स अ वीक स्ट्रेन ऑफ TB बैक्टीरिया। अब TB बैक्टीरिया का एक वीक स्ट्रेन उसके अंदर होता है। जब किसी बच्चे के बॉडी में ये BCG दिया जाता है तो उसके बॉडी में क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया जैसे ही एंटर करता है तो उसके बॉडी में ना एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जनरेट होने लगती हैं, और ये क्या करती हैं, इट प्रोवोक्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। BCG में डेवलप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट COVID-19। सो इससे पहले आप जब एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं बॉडी में, तो वो बच्चा जो है वो परमानेंटली एक वायरस के अगेंस्ट में क्या करता है, जो TB वायरस है इसके अगेंस्ट में वो ना परमानेंट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। अब इसी लाइन में BCG को कोरोना पेशेंट्स के ऊपर भी ट्राई किया गया और सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे उस टाइम में। चलिए नेक्स्ट इश्यू जो था वो रिलेटेड था साइटोकाइन स्टॉर्म। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई टेल यू। साइटोकाइन स्टॉर्म ये जो होता है, it is a storm, the storm is the overproduction of immune cells and their activating compounds which are called cytokines. Again, जब बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है, कोई पैथोजन अटैक करता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। अगर यही एंटीबॉडीज़ एक्सेसिव अमाउंट में बन जाती है तो हमने ये देखा था, वो सेप्सिस वाला जो डिजीज़ है वो हो जाता है एक इंसान को, उसमें उसका लंग फेलियर एंड टिश्यू फेलियर हो जाते हैं एंड ऑर्गेन फेलियर भी हो जाता है, डेथ होती है अल्टीमेटली। नाउ ड्यूरिंग फ्लू इट लीड्स टू ए सर्ज ऑफ एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स इनटू द लंग्स। तो अगर एक इंसान को, कमिंग बैक टू दिस साइटोकाइन स्टॉर्म, एक इंसान को अभी फ्लू हो गया है और उसके बाद उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हो रही हैं, इसमें होता क्या है, वो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं उसके लंग्स में जाके वो मीन्स बिल्डअप होने लगती हैं। दिस रिजल्ट्स इन लंग्स इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप, मतलब उसके लंग्स में पानी भर जाता है, और लंग्स में अगर पानी भर गया तो उस इंसान को डेफिनेटली सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट वाला जो इशू था ये था पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। इसमें होता ये है बेसिकली, जब भी किसी इंसान को कोरोना हुआ होता है उसके बाद अगर उसको ICU में भर्ती करने की नौबत आ जाए तो वो तो बेड रिडन होकर रहेगा फॉर वीक्स। अब बेड रिडन होने के टाइम में वो टोटली आइडल हो जाता है, मतलब वो पड़ा रहता है बिस्तर के ऊपर ही। तो हफ्तों तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद होता ये है कि उसमें ना एक लेथार्जिकनेस आ जाती है। तो इस लेथार्जिकनेस की वजह से उसमें क्या होता है ना, मतलब उसके बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। सपोज वही इंसान अब ठीक होके घर आ गया, घर आ जाने के बाद वो डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, जैसे चलना फिरना उठना, और कभी कभी तो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। यू कैन सी हियर इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम में। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, सोचने में, चीज़ों को याद रखने में, याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये था पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इश्यू एक और इम्पॉर्टेंट वन है, जैसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरस जो है इसके ह्यूमन टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ऑर्डर कुछ ऐसा बनता है। इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 तरह के कोरोना वायरसेस के टाइप्स होते हैं, और इसका नेमिंग आपको पता ही होगा, ये एक किंग के क्राउन की तरह दिखता है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोलते हैं। फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1937, कॉल्ड IBV, इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस वायरस, विच अफेक्टेड चिकन्स एट दैट टाइम। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देर आर हंड्रेड्स ऑफ कोरोना वायरसेस विच अफेक्ट्स पिग्स, कैमल्स, बैट्स एंड कैट्स। सो ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये लंबा चौड़ा आर्टिकल है, ये आप देख सकते हो। टिल डेट ओनली 7 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स ह्यूमंस। दे इंक्लूड SARS-CoV, MERS एंड प्रेजेंट वन इज SARS-CoV-2। आपको बता देता हूँ, ये जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है उसको हम लोग नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं, या तो COVID-19 बोलते हैं, या तो टेक्निकली उसको SARS-CoV-2 भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए
किन्होंने इनको डिस्कवर किया था 1965 में, साइंटिस्ट DJ टायरल और ML बाइनो, इन्होंने B814 करके एक वायरस डिस्कवर किया था। एंड इन 1968 द टर्म वाज गिवन कोरोना वायरस। सो ये कोरोना वायरस वाला टर्म जो है 1968 में दिया गया। 1965 में इसका नाम था B814। देयर आर 7 टाइप्स, जिसमें 2 अल्फा टाइप्स हैं, 4 बीटा टाइप्स हैं। 2 अल्फा टाइप के वायरस, 4 बीटा टाइप के वायरस, एंड एक जो है वो SARS-CoV-2 टाइप का वायरस है। अब सोर्स क्या क्या है इसके? कोरोना वायरसेस फॉर्म all 4 categories can be from all 4 categories can be found in mammals, but bad coronaviruses have gene sources of alpha and beta। अब bad जो है चमगादड़, इसमें जो सोर्स होता है वो अल्फा बीटा वाला होता है। while you can see the avian coronaviruses, avian मतलब चिड़ियों में, चिड़िया वगैरह जैसे पोल्ट्री, बर्ड्स हुई, चिकन्स वगैरह, उसमें गामा और डेल्टा वायरसेस पाए जाते हैं। व्हेन ह्यूमन कोरोना वायरसेस वेर आइडेंटिफाइड, 229E वाज डिस्कवर्ड इन 1967, आई बिग योर पार्डन। NL63 HKU1 इन नेदरलैंड्स 2004, SARS-CoV वाज डिस्कवर्ड इन 2003, MERS 2012, SARS-CoV-2 बट 2019 वुहान, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। सो ये सारा इश्यू था इससे रिलेटेड। नोवेल ब्लड प्लाज्मा थेरेपी, ये हमने डिस्कस किया। जब एक इंसान ठीक हो जाता है कोरोना से, उसका ब्लड सैंपल उसके परमिशन के बाद लिया जाता है, और ब्लड सैंपल से वो जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है उसको निकाल कर क्या किया जाता है, किसी पेशेंट को दिया जाता है, सो वो ठीक हो सके। तो ये इश्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस। चलिए, कोरोना के टाइम में एक और चीज़ देखी गई, जो कि जितने सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मीज़ल्स को इरेडिकेट करने के लिए कैंपेन्स चलाए जाते थे, लेकिन इसमें हुआ ये कि जो सारे कैंपेन्स थे वो सारे कोविड की तरफ डाइवर्ट हो गए। अब वहाँ पर मीज़ल्स के लिए जो वैक्सीनेशन थी वो नहीं दे पाए वो लोग, तो उसके लिए मीज़ल्स के बहुत सारे केसेस दिखाई देने लगे, और मीज़ल्स न्यूज़ में था, राइट। ये मीज़ल्स क्या है? इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़। ये मीज़ल ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप थोड़ा मेरी तरफ से एक होमवर्क लीजिए। मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये क्या है, ये आप थोड़ा खोजिएगा, ये होमवर्क है। उसमें मिज़ल्स इज़ वन ऑफ द वैक्सीन्स विच इज़ गिवन टू बेबीज़। अच्छा, इस सिम्टम्स जो है वो 10 से 12 दिन के बाद दिखाई देते हैं। इसमें ये सिम्टम्स क्या हैं? हाई फीवर, ब्लड शॉट आइज़, आँख लाल आँख दिखती है इसमें, तो मोस्ट सीवियरली ब्लाइंडनेस भी, इसमें एक इंसान अंधा भी हो सकता है, ब्रेन स्वेलिंग, डायरिया, निमोनिया, ये सारे इसके आफ्टर इम्पैक्ट्स हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अंडर ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान WHO इज़ टू एलिमिनेट मीज़ल्स बाय 2020। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। मीज़ल्स विल बी इरेडिकेटेड बाय WHO बाय 2020, ये एक टारगेट लिया है इन्होंने। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीज़ल्स। रुबेला जो एक टाइप का मीज़ल्स है उसको जर्मन मीज़ल्स भी बोलते हैं। सो जो मीज़ल्स होता है उसको मीन्स साइमल्टेनियसली उसको मीज़ल्स एंड रुबेला भी बोलते हैं। एक और चीज़ आप याद रखिए एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से, MMR इज ए सेट ऑफ डिजीज़, जिसमें MMR में मीज़ल्स, मम्प्स एंड रुबेला, मम्प्स एंड रुबेला, ये तीनों भी एक सेट ऑफ डिजीज। चलिए, नेक्स्ट इश्यू जो न्यूज़ में था वो था रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। अब इसमें ये है कि जैसे एक वैक्सीन डेवलप होता है ना, उसके एक इंसान के बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं, एंटीबॉडीज़ को हम लोग कंसिडर करते हुए वैक्सीन डेवलप करते हैं। इसमें क्या होता है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करके इस तरीके से वैक्सीन्स को डेवलप करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इशू था पूल टेस्टिंग में ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख लोग हैं, स्पेशली माइग्रेटिंग लेबर्स, तो इनमें सबको एक साथ हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने सारे किट्स अवेलेबल नहीं है। सो इसमें टाइम भी लगेगा। तो इसमें कर क्या सकते हैं, अगर सैम्पल साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं 5-5 लोगों में एक ग्रुप बना सकते हैं। हर 5 सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, हर 5 सैंपल में से एक सैंपल को टेस्ट करेंगे।
तो इसमें होगा ये फ़ायदा कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग ऐसे बैचेस में कन्वर्ट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है, एक तो आपको पैसा कम खर्चा होगा इसमें, और दूसरा ये है कि इसमें टाइम भी कम लगेगा। ये दोनों इसमें फ़ायदे हैं। तो इसमें होता ये है कि एक बैच में अगर एक इंसान को पॉजिटिव निकला रैंडमली, सो माना जाएगा कि पांचों ही वल्नरेबल हैं, उनमें से किसी को भी हो सकता है। पांचों में से एक बैच में एक किसी का भी हर किसी का नेगेटिव निकला, दैट मीन्स उसमें क्या माना जाएगा कि इसमें किसी को भी कोरोना नहीं है। तो इसमें टाइम सेव होता है। पूल टेस्टिंग ये इसीलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट न्यूज़ में था चित्रा जीन लैम्प एन। ये जो है इट इज़ ए टेस्टिंग किट दैट कैन कन्फर्म कोविड-19 और कोरोना इन 2 आवर्स एट ए लो कॉस्ट। एंड इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इट्स 100% बेसिकली। और इसको बनाया किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस त्रिवेंद्रम, ये जो है इस एजेंसी ने इसको डेवलप किया हुआ है। सो इसके लिए ये न्यूज़ में था। और अगर आप इस टेक्नोलॉजी को अब देखें, व्हाट इज़ RTLAMP? बेसिकली इट इज़ ए टेक्निक फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ RNA। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। दिस इज़ ए मेथड अंडर विच पीपल आर वॉलंटरली इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। अब ऐसा होता है जब वैक्सीन एक डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट निकलते हैं तो उनको टारगेट पेशेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आइदर लोग अपने से चल के आएँ और बोले कि हमको वी आर वॉलंटरली प्रोवाइडिंग अस एज टारगेट पेशेंट्स, या तो उनको खोजना पड़ता है, तो खोजने में टाइम लगता है। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में क्या होता है ना, लोगों को वॉलंटरली उनको इन्फेक्ट किया जाता है, किससे ना? कोरोना वायरस से। एंड इससे फ़ायदा ये है कि जल्दी वैक्सीन जो है वो जल्दी डेवलप हो सकती हैं। ओके, सो नाउ एज ऑफ 27 अप्रैल ए ग्लोबल इनिशिएटिव कॉल्ड वन डे सूनर, ये जो इनिशिएटिव के अंडर कम से कम 3817 लोगों ने अपने आप को क्या किया है ना, इसमें वॉलंटियर्स के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करवाया है। मतलब इनको कोरोना से जानबूझकर इन्फेक्ट करवाया जाएगा और उनके ऊपर टेस्ट करके मेडिसिन बनेंगी एंड द वैक्सीन्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में जो था वो था बियर बाइल। अब चाइना ने ये वायरस डेवलप किया और उसने इसको ठीक करने के लिए अलग अलग मेडिकेशंस भी डिस्कवर कर रखी हैं। सो बियर बाइल जो है, ये जो भालू होते हैं, भालू के शरीर में जो बाइल जूस बनते हैं उससे रिलेटेड ये ट्रीटमेंट है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर केसेस ऑफ कोरोना, चाइना हैज़ प्रपोज्ड एन इंजेक्शन ऑफ टैन रे क्विंग which contains beer bile. Now this form of treatment is as old as 1300 years old. Bile is secreted by liver and stored in gallbladder. ये आपको पता ही है ऑलरेडी। Bile from beer tends to be high in also deoxycholic acid, which is also called ursodiol, which is helpful in dissolving gallstones। तो ये तो उसके लिए ये न्यूज़ में था। चलिए, ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये आई प्रपोज दिस टू बी ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। मतलब मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम का डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनने लायक इशू है। सोडियम हाइपोक्लोराइट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस में हर जगह को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जो सारे फायर डिपार्टमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, रस्तों को और अलग अलग जगहों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो उस सैनिटाइज में वो किस एजेंट को वो लोग सैनिटाइज़र के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब ये केमिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था रिसेंटली। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये डेड मटेरियल्स को, जैसे रास्ते हुए या तो बिल्डिंग्स हुए, इनको सैनिटाइज़ करने के लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, इसको जो माइग्रेंट लेबर्स वहाँ पर घुस आए थे उनके ऊपर इसको छिड़काव कर दिया गया। नाउ इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर। मतलब एक इंसान के हाथ के ऊपर अगर ये डाल दो तो उसके हाथ में ना मतलब फोड़े जैसे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों को इससे सैनिटाइज़ किया गया था। दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। लेट्स टॉक अबाउट दिस केमिकल। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट टू सैनिटाइज स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल में ये डाला जाता है ताकि वो सैनिटाइज हो जाए। इट रिलीजेस क्लोरीन, जब इसको डाला जाता है तो क्लोरीन जनरेट करता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज़ ए डिसइंफेक्टेंट। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लोरीन कैन बी हार्मफुल, दैट वी ऑल्सो नो। एट ए मच लोअर लेवल इट इज़ यूज टू ट्रीट स्किन वोन्स।
ये 0.25% में अगर डाइल्यूशन में इसको यूज़ करें तो शरीर में जो कटे घाव होते हैं उनको ठीक करने के लिए काम आता है। इवन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशंस इट कैन बी यूज्ड एज ए हैंड वॉश, बट लिमिटेड क्वांटिटी। आप क्वांटिटी थोड़ा देखो, 0.05%, मतलब 1 लीटर पानी में अगर 0.05% डालें तब जाके ये हैंड सैनिटाइज़र बन सकता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। यू सी इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर, यूज्ड टू क्लीन हार्ड सर्फेसेस जैसे टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह। नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड ऑन ह्यूमन बींग्स। लेकिन आप इसको देखो, 1% सोल्यूशन कैन डैमेज द स्किन, कैन कॉज सीरियस हार्म इफ़ इट गेट्स इनसाइड द बॉडी। अगर एक 1% सोल्यूशन भी बॉडी के ऊपर डाल दिया गया तो स्किन को डैमेज कर देगा। अगर खा लिया या तो गलती से इंजेक्ट हो गया बॉडी में तो इंसान मरने का पक्का ही है। व्हाट वाज द न्यूज़? एज आई सेड, माइग्रेंट वर्कर्स इन यूपी वेर सैनिटाइज्ड बाय स्प्रेइंग सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये इसके लिए न्यूज़ में था। राइट, चलिए नेक्स्ट इश्यू की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ दिस वायरोसोम? Virosome, these are enveloped viruses like particles. They are lipid based carriers और envelopes। जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ये जो कोरोना वायरस होता है उसमें स्पाइक्स होते हैं। अब जिसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं ये जो है ये लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का। सो दिस इज़ वायरोसोम। दे कैन बी कंबाइंड विथ एडिशनल रैशनली डिजाइंड एंटीजेंस फॉर इम्यूनोथेरेपीज़। ये न्यूज़ में इसीलिए था। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब रेमडेसिविर के बारे में हमने पढ़ा था। इट इज़ ए ड्रग विच इज़ रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अब ये इससे रिलेटेड इशू क्या था? ड्रग वाज विथ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। ये इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएसए टू ट्रीट इबोला केसेस अर्लियर। इट वाज ट्राइड ऑन कोविड-19 पेशेंट। इसके लिए रेमडेसिविर न्यूज़ में था। सेप्सिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ये क्या है और न्यूज़ में क्यों था? देयर आर चिल्ड्रन बेसिकली हु हैव बीन अफेक्टेड विथ चमकी बुखार। बिहार में बहुत सारे बच्चे हर साल दम तोड़ देते हैं। क्यों? ये चमकी बुखार के लिए। बेसिकली इशू क्या है? अगर कोई बच्चा लीची को खाली पेट खा लेता है तो उसमें क्या होता है, उसमें से कोई टॉक्सिन जो है वो लीची से निकलता है और वो उसको अफेक्ट करता है, उसको बुखार हो जाता है। अब उससे वो लड़ नहीं पाता है क्योंकि वो मालनरिश्ड होता है, उसमें ज़्यादा पोषण होता नहीं है, तो इसके लिए उसकी डेथ हो जाती है। अब हम अगर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की बात करें, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिजीज़। मतलब जैसे हम लोग मलेरिया बोलते हैं या तो टीबी बोलते हैं, ये एक डिजीज़ेस हैं। लेकिन जब हम एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की बात करते हैं ना, ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इट इज़ ए सेट ऑफ डिजीजेस। इसमें एजेंट्स कौन कौन होते हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस इज़ द मेन रीज़न फॉर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम्स इन इंडिया। निपा वायरस, जिका वायरस आर फाउंड टू बी कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम एज वेल। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं लीची खाने से कोई इंसान मर कैसे सकता है? तो उसमें ना थोड़ा जानकारी सही रखने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा, यू कैन सी हियर, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम इन बिहार इज लिंक्ड टू चिल्ड्रन ईटिंग अनराइप लीची। कच्चे लीची अगर खा लेते हैं और दैट टू एम्प्टी स्टमक। लीची खाना वैसे गलत नहीं है या बुरा नहीं है, इसके इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर, लेकिन ये जो कच्चे बिना पके लीची को अगर कोई खाली पेट में खा लेता है तब जाके वो रिएक्ट करता है। अब ये रिएक्शन कैसा होता है? अनराइप लीची कंटेन्स टॉक्सिन्स लाइक हाइपोग्लाइसिन ए एंड मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन MP और MCPG विच कॉजेस वोमिटिंग। उसमें उल्टी वगैरह आती हैं और बच्चे जो हैं वो खाली पेट में इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं और इसी के लिए उनको हो जाता है बुखार। Now, hypoglycine A is a naturally occurring amino acid found in unripened lychee that causes severe vomiting. उसमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं। That is called Jamaican vomiting sickness. MPCG is a poisonous compound found in lychee seeds. So लीची इस वजह से ये खतरनाक है अगर खाली पेट खाया जाए और कच्चे खाए जाए। Why it affects undernourished children? अब ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको ये क्यों अफेक्ट करता है, ये आप जानने की ज़रूरत है। बिकॉज अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन लैक सफिशिएंट ग्लूकोज रिजर्व्स। उनके बॉडी में ग्लूकोज के रिजर्व्स बहुत कम होते हैं
तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब होता ये है, इन एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम द ब्लड ग्लूकोज फॉल्स शार्पली। अब एईएस अगर एक बच्चे को हो गया तो उसके बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो एकाएक कम होने लगती है। अब बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज नहीं है, जो ग्लूकोज था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट कॉजेज सीवियर ब्रेन मैल फंक्शन इन विच इज कॉल्ड एनसीफेलोपैथी, एंड एज ए रिजल्ट बच्चा डेफिनेटली वहाँ पर मर जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला आर्टिकल ये है, न्यू कोविड-19 सिम्टम्स। कोविड जब हुआ तो उसके बाद कुछ सिम्टम्स तो देखे गए, जैसे गले में दुखना या तो सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब ये डिजीज़ आगे बढ़ती गई तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखे गए। जैसे उसमें सबसे कॉमन था कोविड टो, पैर का जो बड़ा वाला अंगूठा होता है वो ना फूल जाता है इसमें, तो ये एक सिम्टम था। उसमें और कौन कौन से सिम्टम्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि उसमें ना बॉडी में स्किन रैशेस हो जाते हैं, फूल स्किन में छोटे छोटे धब्बे जैसे हो जाते हैं, रेड कलर के रैश हो जाते हैं। ये वाला इशू एक और इम्पॉर्टेंट इशू था, इट वाज कॉल्ड साइलेंट हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया। नॉर्मली होता ये है कि जब एक इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मोस्टली रीज़न ये होता है कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो गई होती है। लेकिन इसमें होता ये है, जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, जो साइलेंट हाइपोक्सिया है, उसमें ये होता है ना, एक इंसान के बॉडी में जो है ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी आना या तो ब्रीथलेसनेस फील करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफिंग, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखते हैं। इसीलिए इसको साइलेंट और हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जा रही है लेकिन वो सिम्टम नहीं दिखा रहा है वो इंसान। जो सामने वाला जो होगा वो पता नहीं चल पाएगा उसको कि इसके बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जा रही है। सो इसे ऐसे में होता ये है कि ही अल्टीमेटली कोलैप्सेस। ओके, what is hypoxia? It is a condition wherein there is not enough oxygen available to the blood and the body tissues. It may be generalized, affecting whole body or local, affecting particular region. अब arterial oxygen below 70 mm of mercury is considered low. अब विटामिन डी और कोविड-19 का क्या रिलेशन था वो थोड़ा देखते हैं। विटामिन डी इज़ नोन टू मॉड्यूलेट द रिस्पॉन्स टू वाइट ब्लड सेल्स। मतलब बॉडी में अगर विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में होगा तो वाइट ब्लड सेल्स को क्या करता है ना, एक्टिवेट करता है। एंड अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो आपको पता ही है जो इम्यून सिस्टम है जो वो वीक हो जाता है, विच कॉजेस रिलीजिंग ऑफ टू मेनी इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं। अब साइटोकाइन स्टॉर्म इसके बाद हो जाता है, तो इसके लिए ये न्यूज़ में था, हाउ विटामिन डी एंड कोविड-19 आर लिंक्ड। अब नेक्स्ट वाला इशू, ये एक ऐसा इशू था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अप्रूव्स प्रोजेक्ट टू डेवलप HMABS दैट कैन न्यूट्रलाइज SARS-CoV-2 इन पेशेंट्स। तो ये प्रोजेक्ट क्या था? इट वाज अप्रूव्ड बाय CSIR थ्रू NMITLI, नेशनल न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। द प्रोजेक्ट एम्स टू जनरेट HMABS ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैन न्यूट्रलाइज SARS-CoV-2 इन पेशेंट्स। सो ये इसीलिए न्यूज़ में था। अच्छा, ये प्रोजेक्ट किसके कोलैबोरेशन से बना था? NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, एंड IIT इंदौर। तो इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें जानने लायक हैं। ये CSIR क्या है, HMABS क्या है, और यहाँ पर ये NCCS जो है ये क्या है, और IIT इंदौर के कोलैबोरेशन से ये बना था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलिए नेक्स्ट वाला इशू जो था वो था माइक्रो RNA। ये है क्या? इट इज़ अ नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। इसमें होता ये है, दे आर पार्ट ऑफ आवर डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एक इंसान के बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसमें ये होता है कि एंटीबॉडीज़ ये क्रिएट करने लगता है।
सो इसमें माइक्रो आरएनए क्या है, दे फाइट द वायरस बाय लैचिंग ऑन टू द वायरस जेनेटिक मटेरियल। कोई वायरस अगर अटैक करता है उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, या क्या करते हैं जो माइक्रो आरएनए होता है ना, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और इसके जेनेटिक मटेरियल को डिसमेंटल कर देते हैं, और वो दे कट इट एंड दे डिसमेंटल इट। सो इसके लिए ये न्यूज़ में था। अब जो सारे लोग एजेड होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाता है, एजेड हो या अगर किसी तरह की इम्यूनिटी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है, ये माइक्रो आरएनए जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो अफेक्टेड हो जाते हैं अलग अलग तरह के डिजीजेस से। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू दिस एज रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माइक्रो आरएनए नंबर्स दे फ्लक्चुएट। उसमें उन लोगों में क्या होता है, माइक्रो आरएनए के जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फ्लक्चुएट करता है, कम हो जाता है बेसिकली, और वो जल्दी इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं। सो इसीलिए चलिए, ये एक और इश्यू था न्यूज़ में, अगापे चित्रा मैग्ना। what is it? It is a magnetic nanoparticle based RNA extraction kit for the use of testing for the detection of COVID-19। कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए ये किट था। इसका प्राइस जो था वो बहुत ही कम है, ये 150 रुपीज़ पर किट है, 150 रुपये में कब से सबसे कम दाम में ये किट अवेलेबल किया गया है। और डेवलप किसने किया है, श्री चित्रल ट्रायर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और ये जो है अगापे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, इसने। द किट कैन बी यूज फॉर आरएनए एक्सट्रैक्शन एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। इसके लिए ये जो है वो न्यूज़ में था। नेक्स्ट, एडेनो वायरस कोविड-19 वैक्सीन, ये न्यूज़ में क्यों थी? इट यूजेस ए रिकॉम्बिनेंट एडेनो वायरस टाइप 5 वेक्टर that carries the genetic material that codes for spike glycoprotein। phase 1 trial on the vaccine was found to be safe। तो इसके लिए न्यूज़ में था, पहला फेज जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। सो फ्रेंड्स, इस इशू में हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस की वो सब बायोलॉजी से रिलेटेड थी। हमने एक सेगमेंट में डिस्कस किया था कोरोना के रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस क्या क्या थे। सो अभी तक हमने कोरोना के रिलेटेड कल्चर को डिस्कस कर रखा है। आज हमने डिस्कस किया इसका बायोलॉजिकल एंगल, और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा इसके अलग अलग एंगल्स को। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट ये ऐसा है कि अगर कोरोना से रिलेटेड जो सारे इश्यूज़ थे, अगर उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ डिस्कस कर लें अलग अलग एंगल्स से, सो एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जिस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा ही क्लियर है, आप एग्ज़ाम में कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन तो फेस करोगे डेफिनेटली, तो अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसके हर डायमेंशन को अगर आपने अच्छे से एनालाइज़ किया होगा, सो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे, एंड आप जितने करेक्ट आंसर करते जाओगे आप एग्ज़ाम के उतने पास पहुंचते जाओगे। सो आई होप ये जो लेक्चर था ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट गाइज फ्रेंड्स, आई होप you are preparing, and this video will enhance your preparation. Thank you so much for your kind and patient participation. Thanks a lot.